नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल एकदम नो बकवास टाइप की वीडियो होने वाली है, जहां पर हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय प्रीलिम्स में बचा है। तो इस एक वीडियो के अंदर हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को खल्लास कर देंगे, यानी कि हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को काफी बढ़िया तरीके से, जो उसके फैक्चुअल टर्म्स हैं, जो उसकी फैक्चुअल चीजें, और कई बार यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करता है, उन फैक्चुअल चीजों को डिस्कस करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, उनके टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं, यानी कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी इस एक वीडियो में। और आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो में आपको जो ये पूरा एक चार्ट दिख रहा है, जो मैंने आपके लिए बना रखा है, ये पूरा एक कंपैरिजन चार्ट है, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। ये चार्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके मिल जाएगा। आप उसको जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको रिवीजन पर्पस के लिए चाहिए। तो मेरी पूरी पीपीटी, पूरी जो पीडीएफ है जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, वो सारी पीडीएफ आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो मैंने किया क्या है, इसमें मैंने इन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उठाया है और इनको कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर किया है। मतलब यही सेम पैरामीटर्स हम इन सारी बॉडीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि कौन से आर्टिकल में उस बॉडी के बारे में बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल उनसे रिलेटेड है, कंपोजिशन क्या है उस पर्टिकुलर बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या है, फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या है, एनसी, एससी, एनसीबीसी इनका कंपोजिशन क्या है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म कितना फिक्स किया गया है, मैक्सिमम लिमिट क्या है टर्म की, रिमूवल कैसे होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इन बॉडीज का, या मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या काम करते हैं, ड्यूटीज क्या है इनकी, सैलरी अलावेंस, और फिर इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं। और इसमें हम कुछ एडिशनल पॉइंटर्स अगर होंगे तो उन एडिशनल पॉइंटर्स को भी देखते साथ साथ में चलेंगे। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार फिर से अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्स में आपको बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। आपको ध्यान में ही होगा कि हमने प्राइस को बहुत कम कर दिया था, अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पर ला दिया था। दोबारा से हम वो ऑफर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 17,999 के एक बहुत ही छोटे से प्राइस में मिलेगा, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहां पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये ऑफर दोबारा कभी नहीं आएगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर आपको दिया गया है। इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, कटिंग द क्रैप एंड कमिंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में हमें दिया हुआ है, और इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इसके अंदर होते हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। इसका कंपोजिशन बाद में चेंज किया गया है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे पास और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, लेकिन कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्या प्रोसीजर इसके लिए कुछ फॉलो होता है? तो देखिए, पहले 2023 तक कोई प्रोसीजर इसके लिए फॉलो नहीं होता था। फिर एक केस हुआ, अनूप बरनवाल केस, और अनूप बरनवाल केस में कोर्ट ने कहा कि भाई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे आप अपनी मनमर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, ताकि इसको हम जितना इंपार्शियल हो सके। अभी देखो, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो रहे थे, बार बार सवाल हर इलेक्शन में खड़े कर दिए जाते हैं, तो ताकि हम इस पूरे पोस्ट को पूरा जो है इंपार्शियल रख सके, इसीलिए कहा गया कि भाई इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा से नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स मैन। तो इसीलिए उसका एक प्रोसीजर स्टैब्लिश कर दिया गया, भाई इस प्रोसीजर के थ्रू आप इनको अपॉइंट या करोगे या अपॉइंट नहीं करोगे। इस प्रोसीजर के थ्रू आपको फॉलो करना है और इनको आप इस तरीके से अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर जो टर्म और एज है, उसके लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो सेट कर दी गई है। 65 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम लिमिट है, और 6 साल का यहाँ पर टर्म फिक्स कर दिया गया है। अब इनका रिमूवल जो है वो 2 अलग तरीके से होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए ठीक वैसा ही प्रोसेस है जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लगाया जाएगा, वही सेम प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करने के लिए लगाया जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ एक रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी सीसी से। सीसी एक रिकमेंडेशन देता है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीसी ने रिकमेंडेशन नहीं भी दिया है इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने का, तो भी प्रेसिडेंट डायरेक्टली इनको रिमूव कर सकता है। और जब ये अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, देखो रेजिग्नेशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमूवल और रेजिग्नेशन 2 डिफरेंट चीज होती हैं। जब ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो जो इनको अपॉइंट करता है उसको ये रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा है, तो व्हेन दे विल सबमिट देयर रेजिग्नेशन दे विल सबमिट इट टू द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। अब इनकी बात आती है सैलरी की। जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी इनकी सैलरी होती है। इनकी सैलरी को लेकर के अभी थोड़े कुछ समय पहले कुछ विवाद भी हुआ था, क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई थी, और इसीलिए इसको लेकर के विवाद हुआ था। बाद में फिर इसको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी गई। अब जो ये सैलरी होती है इनकी, इट इज नॉट चार्ज एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नॉट चार्ज एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? जब ये चार्ज नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
पर ये वाला जो खर्चा है इसके ऊपर वोटिंग होती है, यानी कि घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर चार्ज एक्सपेंस होता, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी चार्ज एक्सपेंस है, तो अगर चार्ज एक्सपेंस होता तो फिर उसके ऊपर वोटिंग नहीं की जा सकती थी, इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया था ना, ये सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई, जिसको बवाल हुआ, फिर जो है इसको रीइंस्टेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो दैट इज व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट चार्ज एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इनके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ भी दिया नहीं गया है, लेकिन जनरली एक एडवाइजरी इन्होंने फ्रेमवर्क बना रखा है कि हम नॉर्मली सेक्रेटरीज को बनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, और जनरली वो सेक्रेटरीज वैसे होंगे जिनका इलेक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, मतलब 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल उन्होंने इलेक्शंस करवाए हों और करवाने का उनको एक्सपीरियंस हो। बहुत नए बंदे को ला करके नहीं बैठाते हैं, तो जनरली ये टेम्पलेट ये लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है, देखिए जो ये पूरा इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इसमें जो पूरा सेट प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, जो कि स्टैब्लिश कर दिया गया, उसमें होता क्या है, सबसे पहले एक आपकी सर्च कमेटी होती है। तो सर्च कमेटी जो है वो कुछ नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है। सर्च कमेटी के शॉर्टलिस्ट किए हुए नाम में से 5 लोगों की लिस्ट निकालते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर साहब। लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, 5 लोग को उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये 5 लोग में से आप किसी को अपॉइंट कर लो। अब उसके बाद सिलेक्शन कमेटी आती है। सिलेक्शन कमेटी में होते हैं एक पीएम, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन और उसके साथ कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये लोग जो है 3 बंदे ये सिलेक्शन कमेटी में होते हैं और उसके बाद वो 3 लोगों का नाम जो है वो फाइनलाइज करते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट, ये प्रोसीजर जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शन करवाना। कहां पर इलेक्शन करवाना? हर जगह जहां पर आप इलेक्शन देखते हो, चाहे वो आप सेंटर के इलेक्शंस देखते हो, यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवाना, यानी कि मैं अगर इसको और लिखूं कंप्लीटली तो लोकसभा के इलेक्शन करवाना, राज्यसभा के इलेक्शन करवाना, विधानसभा के इलेक्शन कराना, जहां पर विधान परिषद है उसके इलेक्शन करवाना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, ये सारा काम जो है, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ध्यान में रखिएगा कि अब इसमें ये सारे इलेक्शंस की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इसमें हमने कहीं पर भी जो पंचायती और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि पंचायती और म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडी कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको नहीं कराता, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको कराते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी, दैट इज यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके ऊपर कई सारे रिफॉर्म्स के लिए बोला जाता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में, 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। इसमें अगर आप मेंबर्स की लिमिट, मेंबर्स का वो देखोगे तो इसमें कहा गया है कि नॉट मैक्सिमम जो है 11 मेंबर्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 11 मेंबर्स, यानी कि एट अ टाइम मैक्सिमम 11 मेंबर्स आपके यूपीएससी के अंदर हो सकते हैं। और रही बात एसपीएससी के लिए, तो उसके लिए कुछ फिक्स नहीं है। एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मेंबर्स जो है वो फिक्स नहीं किए गए हैं, बल्कि एसपीएससी के लिए कहा गया है कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पर आप मेंबर्स तय कर सकते हो, वो कितने भी हो सकते हैं, गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है, वो जितने मेंबर रिकमेंड करेगा उतने मेंबर आप रख लो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमने एक लिमिट लगा रखी है 11 मेंबर्स की। और अगर आप देखो तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 50% जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स का, उनका एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भी अधिकारी वो होंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे, और जब वो यूपीएससी के मेंबर बन रहे होंगे तो कम से कम 50% जो मेंबर्स हैं उनकी जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल की तो होनी चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो 50% ये लोग ऐसा एक मेंटेन कर रखा है, फ्रेमवर्क मेंटेन कर रखा है, 50% जो होंगे उनकी 10 साल का एक्सपीरियंस उनका होगा। इसके अलावा अगर आप इनका टर्म देखो तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का टर्म होता है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो जल्दी हो जाए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का टर्म होता है 6 ईयर्स एंड 62 ईयर्स ऑफ एज। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, किसी भी केस में रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन प्रमोशन जरूर हो सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रमोशन इसके आगे आप जरूर से लिख सकते हो, इनका प्रमोशन हो सकता है। मान लो कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, अब वो मेंबर है, उसको चेयरमैन बनना है तो वो चेयरमैन बन सकता है। अब कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आ सकता है। तो प्रमोशन जो है वो हो सकता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, और रिमूवल जो है that is done बाय 2 ways। एक तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पर रिमूवल होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बिना रिमूवल होता है। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बिना जो रिमूवल होता है इनका, वो इन केसेस में होता है, या तो ये इंसॉल्वेंट है, यानी कि पैसा लिया भर नहीं पा रहे तो इंसॉल्वेंट है, उस केस में इनको रिमूव कर दिया जाएगा, या तो ये कोई पेड एम्प्लॉय है यूपीएससी या एसपीएससी के बाहर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर, ये किसी और जगह पर कोई पेड एम्प्लॉय, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी और कॉलेज में, कहीं पर भी कोई पेड एम्प्लॉय है, तो उस
केस में इनका रिमूवल हो सकता है, या ये इनफर्म माइंड या बॉडी के हैं, मतलब अनसाउंड माइंड है, मतलब आप मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है इनफर्म माइंड के या बॉडी के हैं, तो उस केस में इनको रिमूव किया जा सकता है और इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती। दूसरा होता है एक सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन से इनको रिमूव किया जाता है, और वो तब किया जाता है जब इनके खिलाफ मिसबिहेवियर हो, और ये मिसबिहेवियर जो है दैट इज द टर्म दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनका रिमूवल से रिलेटेड जो पूरा प्रोसेस है वो मिसबिहेवियर के ऊपर आकर के टिकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन लगती है, और ये मिसबिहेवियर भी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि मिसबिहेवियर विल अमाउंट टू व्हाट। तो क्या होगा मिसबिहेवियर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनका मिसबिहेवियर लिखा हुआ है लेकिन वो मिसबिहेवियर डिफाइंड नहीं कहीं पर, लेकिन इनके साथ ये है कि मिसबिहेवियर को भी सुप्रीम को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखो तो इनका मेजर काम क्या है पता ही है हम सबको इतना तो कि ये रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट यूपीएससी या एसपीएससी करते हैं। अब रही बात इनकी सैलरी की, सैलरी इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि यूपीएससी मेंबर की जो सैलरी होती है दैट इज अ चार्ज एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और मैंने आपको पहले ही बताया चार्ज एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये सिंपल सा ये है कि उसके ऊपर बजट में वोटिंग नहीं होगी। एंड दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सैलरी होती है दैट इज अ चार्ज एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी एंड एसपीएससी। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब एक दिया हुआ है आर्टिकल 338 में। अच्छा, आपको जहां पर भी ये देखने को मिले कि ए कैपिटल ए या कैपिटल बी, इसका मतलब इसको बाद में ऐड किया हुआ है। तो कैपिटल 338 में एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दिया हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 338 ए में दिया हुआ है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिया हुआ है 338 कैपिटल बी में। अब देखिए पहले क्या था कि पहले सिर्फ एक बॉडी थी दैट वाज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एक ही बॉडी थी। फिर हमने इसको बाइफरकेट किया, इट वाज बाइफरकेटेड बाय द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको बाइफरकेट करके दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई। इसको एनसीएसटी को अलग कर दिया गया, एनसीएससी को अलग कर दिया गया। अगर आप इन बॉडीज का कंपोजिशन देखोगे तो इनमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर होते हैं। तीनों बॉडीज के अंदर सेम कंपोजिशन है, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और उसके 3 मेंबर्स होंगे। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, और इसके साथ साथ इनकी जो मैक्सिमम टर्म या एज है जो हम देख रहे थे पीछे 6 ईयर्स एंड 65, 6 ईयर्स एंड 62, वो चीज यहाँ पर डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन के ऊपर ये कंडीशंस हैं। अब प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर देगा तो उतना इनका टर्म हो जाएगा, मतलब कि इट इज यू कैन से दैट इट इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ऐसा कुछ कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप इनको ये क्या करते हैं अगर ये देखो तो ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हैं। कोई भी मैटर अगर इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट का कोई कम्युनिटी से रिलेटेड मैटर है, शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो या बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट को या कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है तो ये यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा कोई मैटर है जिसके ऊपर एडजुडिकेशन होना है तो वो भी ये लोग वहां पर भी एक सिविल कोर्ट का काम करते हैं, मतलब किसी को समन करना, मैटर सुनना, जजमेंट देना, उस पर ये काम भी ये लोग करते हैं। तो दे में एक्ट एज अ सिविल कोर्ट इन इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। रही बात एनसीबीसी की, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको भी बाद में जोड़ा गया है, इसको बहुत रिसेंटली 2018 में जोड़ा गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इनका रिमूवल कैसे होता है, तो रिमूवल के बारे में कोई भी प्रोसेस यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिमूवल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब आप इसको मान के चलिए कि इट इज द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट और द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में 2 टाइप की माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी जिसका आप प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में देखते हो, और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन है वो 2 जगह पर दिया हुआ है। एक आर्टिकल 30 के अंदर इनको बोला गया कि आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो, मतलब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। और दूसरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 350 सब कैपिटल बी के अंदर। आर्टिकल 350 कैपिटल बी के अंदर ये डायरेक्टिव दिया गया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि बेसिक एजुकेशन जो है वो, मतलब कि बेसिक एजुकेशन एक बच्चे को, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो उसकी मदर टंग में उसको मिलना चाहिए, एंड दिस शुड बी डन बाय इंश्योर्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
तो या अगर कोई भी बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उसको जो बेसिक एजुकेशन है वो उसकी मदर टंग में प्रोवाइड करना चाहिए। एंड दिस इज द कोर मोटिव ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू इंश्योर दिस। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंश्योर करता है ये वाला पॉइंट कि एटलीस्ट उसको बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी पर्टिकुलर मदर टंग में, अगर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का पार्ट है। इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इंस्टेट किया गया था। जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का शुरू हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 में। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है, रिमूवल का एज यूजुअल कोई प्रोसेस नहीं है, और इनका ड्यूटी है कि ये इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर को, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड मैटर हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करें। एंड इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं। एक चीज मैं आपको पिछले वाले में बताना भूल गया, NCSC, NCST और NCBC अगर ये कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है। इसको लेकर के यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है, लेकिन एक चीज होती है, जब ये लोग अपनी रिपोर्ट बना करके प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट कर रहे होते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन दी है उसके बारे में लिखा होता है कि ये रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने लागू किया या लागू नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो रीजंस भी वहां पर मेंशन होता है। तो कई बार उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, इसीलिए जनरली गवर्नमेंट जो है वो इनके दिए हुए रिकमेंडेशन को मान लेती है, लेकिन अगर नहीं मानना चाहे तो वो नहीं मानेगी, बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग। वही स्थिति यहां पर भी कुछ कुछ आ जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप देखते हो फाइनेंस कमीशन जो है इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 280, और फाइनेंस कमीशन का टर्म है, बिल्कुल है, फाइनेंस कमीशन का टर्म है कि हर 5 साल में आपको एक फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए। और एक चीज और लिखी हुई है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है उसके 2 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950, 2 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन आपको बनानी है, पहले ही बना सकते हो, मतलब 2 साल के अंदर बनानी है, और उसके बाद 5-5 साल का टर्म आप फॉलो करो। तो हर 5 साल में आपको फाइनेंस कमीशन बनानी है, लेकिन अगर लगता है कि फाइनेंस कमीशन पहले ही आ जानी चाहिए तो उसको पहले भी बनाया जा सकता है। 5 तो मैक्सिमम है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका अगर हम पूरा जो कंपोजिशन देखें तो उसमें 1 चेयरमैन होते हैं और उसके 4 मेंबर्स होते हैं। अब रही बात इनकी सैलरी, अलाउंसेस और क्वालिफिकेशन की, तो फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन, सैलरी और अलाउंस के बारे में कहीं पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है, दैट इज फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट 1951। और फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट 1951 इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो तय कर देता है। क्या क्वालिफिकेशन फॉलो करनी होगी यहाँ पर? पहली क्वालिफिकेशन है कि भाई जो चेयरमैन होगा फाइनेंस कमीशन का, जैसा हमने बोला ना चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, तो जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। जो मेंबर होंगे, पहले मेंबर होंगे वो ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ हाई कोर्ट जज। दूसरे मेंबर होंगे इनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फिनेंस की। तीसरे मेंबर होंगे उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी की। चौथे मेंबर जो होंगे उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फिनेंस और या फिर अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स की। तो ये पूरी इनकी स्पेशल क्राइटेरिया है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की भी क्राइटेरिया लिखी हुई है कि अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इंसॉल्वेंट हैं, या उन्होंने कोई ऐसा इमोरल एक्ट कर दिया है, कोई ऐसा इमोरल ऑफेंस कर दिया है एंड वो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मान लो आप फाइनेंस कमीशन के अंडर में हो और आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के भी हिस्सा हो तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब इनका ड्यूटी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन की 3 मेजर ड्यूटीज होती हैं। ये 3 मेजर ड्यूटीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। पहली ड्यूटी है कि ये टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब उसके लिए क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं किस क्राइटेरिया पर ये टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंटर और स्टेट में। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है, प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यानी कि पंजाब को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा। वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की भी जिम्मेदारी जो है फाइनेंस कमीशन की है, उसके लिए रिकमेंडेशन देना। दूसरी चीज कि जो सेंटर ग्रांट प्रोवाइड करता है स्टेट को अंडर आर्टिकल 275 एंड 282 उसको भी डिसाइड करना। और तीसरी चीज क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिख दिया मैंने गलती से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, रेवेन्यू सरप्लस कैसे होगा, वो भी डिसाइड करना फाइनेंस कमीशन की
का मेजर ड्यूटी है। अब ये जो रिकमेंडेशन देते हैं, क्या ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर? नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 281 के अंदर आपको, अगर आपने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन को किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको जो है एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा हाउस के अंदर कि उन्होंने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना। भाई क्या ऐसे रीजन रहे होंगे, कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो आप बेवफा क्यों हो आपको बताना पड़ेगा एक स्पेशल मेमोरेंडम दे करके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज गिवन इन आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 49, 50 और 51 ये तीनों भी सीएजी से रिलेटेड हैं। अब सीएजी जो है वो एज द नेम इज सजेस्टिंग एक सिंगल पर्सन पोस्ट है, एक व्यक्ति बस होता है, और ये जो व्यक्ति होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। काम क्या है इनका? जो मेजर वर्क है इनकी, अगर आप पोजीशन देखो तो ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सरकार की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का जो हेड होता है दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का इनका मेजर वर्क है। और ये आर्टिकल 151 के अंतर्गत एक सीएजी रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो ये परफॉर्म करते हैं दैट इज दे मेंटेन द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस अंडर आर्टिकल 279। आर्टिकल 279 के अंडर नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस ये प्रिपेयर करते हैं। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या है? टोटल टैक्स जितना आपने कलेक्ट किया उसमें से जितना एक्सपेंडिचर है आपका टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसको माइनस कर दीजिए, दैट इज नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। जैसे कि आपने सैलरी दी, जो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको सैलरी दी, डिपार्टमेंट को सैलरी जा रही है, वो सारा जो एक्सपेंडिचर उसको माइनस करो और फिर जो आपके पास बचा दैट इज नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय सीएजी। इनका टर्म क्या होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, और सीएजी एक्ट 1971 में ये लिखा हुआ है। रिमूवल जो इनका होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज का जैसे रिमूवल होता है वैसे ही इनको भी रिमूव किया जाता है। इनकी जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अगेन इट इज अ चार्ज एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर चार्ज एक्सपेंस होता है। इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती बजट के टाइम पर। एंड अगर आप एक बार सीएजी बन सकते हो तो क्या आप दोबारा सीएजी बन सकते हो? यस, रीअपॉइंटमेंट कैन बी डन हियर इन द केस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जीएसटी काउंसिल। वेरी वेरी रीसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रीसेंट। जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है, और इसको बनाया गया था जब वही जीएसटी आया था 101st यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। इसकी कंपोजिशन अगर आप देखो तो इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देखो जो भी बड़ी मिनिस्ट्री होती है जिनकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, तो एक मिनिस्टर होते हैं उसके, और उनके साथ एक अटैच्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच्ड होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ये उसके मेंबर हो गए, और इसके साथ सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो जाते हैं। और अपने बीच में से ये सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, अपने बीच में से एक पर्सन को ये इसका वीसी अपॉइंट कर सकते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका मेजर वर्क है कि जो टैक्स स्लैब्स हैं, जीएसटी स्लैब्स हैं, उनके ऊपर डिसाइड करना क्या होगा, एग्जेम्पशन का थ्रेशोल्ड क्या होगा, यानी कि भाई 3 लाख से नीचे वालों को एग्जेम्प्ट करना है, 10 लाख से नीचे वालों को एग्जेम्प्ट करना है, वो डिसाइड करेंगे। फिर स्पेशल रेट और सेस भी ये डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो केरला में फ्लड आ गया, तो केरला में फ्लड आया तो जीएसटी काउंसिल ने उनको रिकमेंड किया आई थिंक 2018-19 कि भाई आप जो है अपने जो गुड्स हैं उसके ऊपर स्पेशल रेट, स्पेशल सेस लगा सकते हो, फ्लड सेस लगा सकते हो कि भाई आपके यहाँ फ्लड आ गया, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो वो उनको अलाउ किया, तो वो स्पेशल रेट और सेस भी लगा सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी जो डिस्कशन होती है वो इसी के ऊपर होती है कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये सब जो है वो जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, कब लाना चाहिए, कब क्या सही वक्त होगा, वो सारा कुछ काम जो है वो जीएसटी काउंसिल का है। अब जो रिकमेंडेशन होती है जीएसटी काउंसिल की, अगेन वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। जीएसटी काउंसिल को का जो एक कोरम भी फिक्स कर दिया गया, यानी कि मिनिमम नंबर भी फिक्स किया गया है। अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है तो उसके लिए एटलीस्ट 50% मेंबर्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। जो टोटल मेंबरशिप है उसके 50% मेंबर्स यहां पर मौजूद होने चाहिए। और जब भी जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग होगी तो वो उसके लिए मतलब कोई डिसीजन होगा तो उस पर 3/4 वोट जो है वो चाहिए होता है।
उसको पास करने के लिए। और ये 3/4 वोट भी डिवाइडेड है, यानी कि 1/3 जो है वो सेंटर से आएगा और 2/3 जो है वो स्टेट से आएगा। दैट शुड बी फिक्स्ड। तो 1/3 आपको सेंटर का वोट चाहिए ही चाहिए और 2/3 आपको स्टेट का वोट चाहिए चाहिए, अगर आप कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो। जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहता है, यानी कि स्टेट मैटर्स भी हो या सेंटर मैटर्स भी हो या टैक्सेशन मैटर्स भी हो, अकेले स्टेट नहीं संभाल लेगा, वो जीएसटी काउंसिल करता है और वो 3/4 वोट सही होगा, उसमें सेंटर का भी सही होगा और सेंटर के मैटर में जीएसटी स्टेट का भी सही होगा, बल्कि स्टेट को थोड़ा ज्यादा ही आप देखो यहाँ पर पावर दी गई है। देन लास्ट वी कम टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। दोनों को साथ में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज काफी सिमिलर सी पोस्ट है। तो ये सेंटर में होती है, वो स्टेट में होती है, और इनको कहते हैं सरकार का वकील सेंटर में और वो स्टेट का वकील, एज सिंपल एज दैट। तो ये आर्टिकल 76 के अंदर दिया हुआ है, वो आर्टिकल 165 के अंदर दिया हुआ है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। मैंने कहा ना कि सेंटर का वकील आप कह लो इनको, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मैटर्स में। फिर इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए दैट शुड बी हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है कि अगर आपको पता है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा कि भाई वो एटलीस्ट या तो 10 ईयर्स की सर उसकी जो 10 ईयर्स की प्रैक्टिस हो एज अ हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट, एंड देन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उसको जज बना दिया गया हो, या वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए तो उसको सुप्रीम कोर्ट का, या बहुत बड़ा एमिनेंट जूरिस्ट रहा हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ये सारी कंडीशंस हैं तो वो चाहिए। अब जो इनका ऑफिस होता है दैट इज टिपिकली टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका जो ऑफिस है दैट इज टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब आर्टिकल 88 के अंदर इनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रिविलेजेस है कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्टिकल 88 में। और आर्टिकल 177 में यही चीज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो विधानसभा में कर सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द स्टेट। सो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। मैंने कोशिश करी जितना कम समय में जितना ज्यादा कवर किया जा सके उसको मैंने आपके लिए कवर करने की कोशिश करी।